खालिद जावेद खान आपसे मुखातिब है। सामईन और नाजरीन, मैं कोई प्रोफेशनल वीलॉगर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ अरसे से यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ किस्म के वीलॉगर्स की गुफ्तगू सुन रहा हूँ और मुझे अफसोस होता है। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ तो नहीं करना चाहता, लेकिन एक अगर मौजू लें आपके हाउ टू गेट वीज़ा फ्रॉम पाकिस्तान, मेरा मतलब है अमेरिकन वीज़ा, तो इस बारे में बहुत से वीलॉगर दुनिया में मुख्तलिफ़ जगहों पे बैठ के, वो कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई किसी और मुल्क में बैठा है, और वो गाइडलाइन दे रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को कि आप ये स्टेप लें, ये टिप्स हैं, तो आपको अमेरिकन वीज़ा मिल जाएगा। सामीन, मैं आपको बताऊं, मैं 17 साल का मेरा यूएस गवर्नमेंट यानी स्टेट डिपार्टमेंट के साथ काम करने का तजर्बा है, और मेरी कोशिश ये है कि मैं इस तरह की मालूमात अपनी आवाम को, अपने बहन भाइयों को फराहम करूं कि अगर वो अमेरिकन वीज़ा लेना चाहते हैं तो उनके लिए आसानी हो और वो वीज़े के बहुत करीब जा सके, जहाँ पे सिर्फ उनकी एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। मेरे इस चैनल पे आपको एक किस्म के वीलॉग्स नहीं मिलेंगे, नीश मुख्तलिफ होगी। मैं जो मौजू समझूंगा, जिस मौजू पे मेरी एक्सपर्टीज़ या मेरी नॉलेज आवाम के लिए कारगर साबित हो सकती है, मैं उस मौजू पे वीलॉग्स बनाऊंगा। पाकिस्तान से B1 B2 यानी NIV विजिट वीज़ा अप्लाई करना और दुनिया में किसी और मुल्क से अप्लाई करना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान के हालात आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास या किसी इदारे के पास कोई ऐसा सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां से अमेरिकन एम्बेसी उस किसी भी इंडिविजुअल या एप्लीकेंट की फाइनेंशियल स्टेटस, उसका बैकग्राउंड चेक या कोई ऐसा ट्रस्ट वर्दी डॉक्यूमेंट हासिल कर सकें। इसलिए पाकिस्तान के अंदर जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, अमेरिकन वीज़ा, तो DS-160 फॉर्म जो आप फिल करते, उसकी स्क्रूटनी दूसरे मुल्कों से मुख्तलिफ होती है। बहुत से एप्लीकेंट जब वीज़ा ऑफिसर के सामने जाके खड़े होते हैं तो वो बाद में आके कहते हैं कि हमें वीज़ा ऑफिसर ने हमें कहा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, व्हाट इज़ योर नेम, और हमारे हाथ में पीली पर्ची थमा दी कि हम आपको अभी वीज़ा नहीं दे सकते, आप मुस्तकबिल में दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें, जो आपने DS-160 फॉर्म फिल किया है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके उसके ऊपर तहकीकात होती हैं। नुमाइंदा कभी कभी आपके घर भी जाता है, आपसे डायरेक्ट मुलाकात नहीं करता। जो आपने जॉब लिखी है, जो आपने बिजनेस लिखा है, उसके बारे में वेरिफिकेशन की जाती है। इसीलिए जब आप वीज़ा ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं तो उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपने DS-160 फॉर्म के अंदर क्या गलत बयानी की है। मैं DS-160 फॉर्म जो है उसको फिल करने के लिए एक वीलॉग मुस्तकबिल में बनाऊंगा। आप ज़रूर उस वीलॉग को देख के और आज के वीलॉग को देख के आप अमेरिकन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से सवालात किए जाते हैं। हर हर इंसान ये कहता है कि मेरा वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो गया। आज मैं एक वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है और दूसरा 5 ऐसी टिप्स आपको दूंगा जो यकीनन आपको अमेरिकन वीज़ा, विजिट वीज़ा हासिल करने में मददगार साबित होंगे। तो आपका वीज़ा या ज़्यादातर वीज़े पाकिस्तान में क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं? DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी लंबा चौड़ा वो फॉर्म है। याद रखें, कभी भी कोई कॉलम खाली न छोड़ें। अगर खाली रह रहा है, जिस तरह के आप सिंगल हैं और आपकी फैमिली के बारे में, आपकी स्पाउस के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वहाँ पे डिटेल लिखी है, तो आप उसको NA करें। खाली फॉर्म आपने उसका कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ना। दूसरी बात यह है कि जब आपसे प्लान पूछा जाता है कि आपका क्या प्लान है, आप जाने की डेट दें, वो ऑप्शनल होता है। जाने की डेट दें, वापसी की डेट दें, और वहाँ पे जहाँ पर आपने रहना है वहाँ की बुकिंग के बारे में डिटेल बताएं। वहाँ के होटल, Airbnb फैसिलिटी का नाम लिखें। आप कौन कौन सी जगहों पे, कौन कौन से शहरों में विजिट करना चाहते हैं, आप उसकी डिटेल ज़रूर लिखें। दूसरी बात यह है कि अपनी जॉब के बारे में आप डिटेल फ्राहम करें शुरू से आखिर तक। आप अगर पहले कहीं पे क्लर्क थे, उसके बाद आप मैनेजर हो गए, तो आप मैनेजर लिखने की कोशिश करेंगे और क्लर्क को आप
स्किप करने की कोशिश करेंगे। इस तरह कभी मत करें। याद रखें, इससे वीज़ा हासिल करने में आसानी नहीं होती, बल्कि वीज़ा रिजेक्ट आप अपना करवा रहे हैं। इसलिए तमाम डिटेल उसके अंदर लिखें। आप स्पेलिंग का ख्याल करें, आप अपने बारे में पूरी मालूमात फराम करें। आपका ज़रिया आमदन क्या है, आपका बिजनेस क्या है, आपकी पर एनम सैलरी कितनी है, सिबलिंग कितने हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स कौन कौन हैं, उनकी तमाम डिटेल उसके अंदर आप लिखें। याद रखें, जब आप एक दफ़ा DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो ये अमेरिकन सिस्टम के डेटाबेस के अंदर आपकी डिटेल चली जाती है। इसको दोबारा चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। सच लिखें, याद रखें, सच लिखें। अगर आपके पास पैसे कम है, आपकी नौकरी ऐसी है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी अगर कम पैसों वाली है और तो आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आप अमेरिका घूमने फिरने जा सकें। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखें कि वीज़ा ऑफिसर कभी भी इस चीज़ को नहीं देखता। हाँ, एक चीज़ को वो ज़रूर देखते हैं कि अगर आप 1 महीना अमेरिका में रहना चाहते हैं तो क्या आपके फंड्स इतने हैं आपके पास कि आप वहाँ पर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं करेंगे। अनलॉफुल एक्टिविटी का मतलब है कि आप कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं लेंगे, रोज़गार नहीं लेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। तो इसलिए आपके पास इतने फंड होने चाहिए कि आप वहां पे जाके बाइज्जत तरीके से घूम फिर सकें और वापस आ सकें। वीज़ा ऑफिसर कभी ये नहीं देखता कि ये बहुत अमीर आदमी है और ये बहुत गरीब आदमी है। आपके पास जुस्तजू है, आप देखना चाहते हैं अमेरिका, तो आप ज़रूर वीज़ा अप्लाई करें। मैं एक और बात आपको बता दूं, बहुत से लोग आके कहते हैं कि जी हम हमारा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। अब वो ये जिक्र कभी नहीं करते कि इससे पहले माजी में उन्होंने अमेरिकन वीज़ा अप्लाई किया था। अब माजी में आपने अमेरिकन वीज़ा 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले अप्लाई किया है। याद रखें, अमेरिकन सिस्टम का डेटाबेस आपके तमाम मालूमात हर वक्त रखता है। दूसरी दफ़ा जब आप अप्लाई करते हैं, आप चाहे नाम चेंज करें, चाहे आप कुछ भी करें, आपका डेटाबेस आपके सामने आ जाता है। अब उसमें आपने लिखा था कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपकी 2 फैक्ट्री हैं, और आज आप लिख रहे हैं कि आप कोई रोजगार कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं। उस वक्त आपने गलत बयानी की थी या आज गलत बयानी की थी? आपका डेटा मैच होना चाहिए एक दूसरे के साथ। इसीलिए वीज़ा ऑफिसर ये समझता है कि आपने पहले गलत बयानी की थी या आज गलत बयानी की थी। वो आपसे क्वेश्चन भी कोई नहीं करता और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिजेक्ट कर देता है। इस सूरत हाल में आप अमेरिकन वीज़ा हासिल कर सकें, ये बहुत मुश्किल है। नंबर 1, B1 B2 विजिट वीज़ा आपको अलाउ करता है कि आप अमेरिका में सैर सियाहत करें और लिमिटेड बिजनेस करें। लिमिटेड बिजनेस से मुराद है कि आप बिजनेस मीटिंग्स करें, बिजनेस प्लान करें, लेकिन बिजनेस करने की इजाज़त नहीं होती। ये वीज़ा 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का या 5 साल का होता है, लेकिन अमूमी तौर पे B1 B2 वीज़ा 5 साल का विजिटर्स को दिया जाता है। 3 महीने और 6 महीने गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए होते हैं। वो वीज़ा ऑफिसर डिटरमिन करता है कि उसने कितना वीज़ा आपको देना है। पहली टिप है स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर कंट्री। देखिए, स्ट्रॉन्ग टाइज का मतलब ये है कि आपके अपने मुल्क के साथ इतने मजबूत रवाबित होने चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर ये जान सके कि आप अमेरिका में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार नहीं करेंगे और इस वीज़े का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है? ये आपका मकान है, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने मुल्क में टैक्स अदा करते हैं, आपकी फैमिली है। ये स्ट्रॉन्ग टाइज हैं। एक बात और आप जहन में रखें कि वीज़ा ऑफिसर जब आप उसके सामने खड़े होते हैं तो वो ये परज्यूम कर चुका होता है कि आप इस वीज़े का गलत इस्तेमाल करेंगे और अमेरिका में जाके आप ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए या मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने के लिए कोशिश करेंगे। आपका काम है कि आप ये स्ट्रॉन्ग टाइज इस्तेमाल करें और वो जो जहन में एक मेयार बना के खड़ा है उसको आप गलत साबित करें। तो ये स्ट्रॉन्ग टाइज हैं जो आपने प्रूफ करनी है, जो साबित करना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं सिर्फ सैर सियाहत के लिए, आप अमेरिका से वापस आएंगे।
दूसरी टिप है डॉक्यूमेंट्स। ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड करने हैं जो ये साबित कर सकें कि जब आप अमेरिका में दाखिल होंगे 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, जितने अरसे के लिए, 6 महीने आप विजिट वीज़ा पर अमेरिका में कानूनी तौर पे क़याम कर सकते हैं। तो आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप अपने अखराजात वहाँ पे आसानी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो वीज़ा ऑफिसर दोबारा ये प्रज्यूम करेगा कि आप वहाँ जाके अनलॉफुल एम्प्लॉयमेंट हासिल करने की कोशिश करेंगे। पैसों के बगैर तो अमेरिका में कोई भी नहीं रह सकता। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी बैंक स्टेटमेंट से ये साबित करना है कि आपके पास माकूल फंड्स अमेरिका में सैर करने के लिए मौजूद हैं। हाँ, अगर आपका कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार वहाँ पे है जिसको आपने अपने DS-160 फॉर्म में मेंशन किया है, तो उसके लिए भी आपको साबित करना होगा कि ये मेरा अजीज़ वहाँ पे है और उसने आपको कहा है कि वो मेरे अखराजात वहाँ पर खुद उठाएगा, इसलिए मेरे पास फंड्स कम है। अब वो साबित किस डॉक्यूमेंट से करना है आपने? आप यकीनन उससे एक ख़त लिखवा सकते हैं, आप ईमेल उससे ले सकते हैं, आप कोई एफिडेविट उससे ले सकते हैं जिसको आप यहाँ पर वीज़ा ऑफिसर को दिखा सकते हैं जब आपके पास फंड्स कम होंगे और वीज़ा ऑफिसर कहेगा कि आपके पास तो इतने फंड्स नहीं है कि आप अमेरिका में 1 या 1.5 माह क़याम कर सकें। तो आप उसके जवाब में वो डॉक्यूमेंट उसको दिखा सकते हैं कि ये मेरा अजीज़ है, ये मेरा रिश्तेदार है, दोस्त है, जो कुछ भी है, ये देखें उसने मुझे कहा है कि मैं जब अमेरिका उतरूंगा तो वो मुझे पिक करेगा और मुझे सैर करवाएगा और तमाम अखराजात का वो ज़िम्मेदार होगा। देखिए, टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि आपके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो ये साबित कर सकें कि आप अपने मुल्क में वापस आएंगे। अब वो क्या डॉक्यूमेंट्स हैं? देखिए, मैं आपको सीधी बात बताऊं, ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ से अपना सामान लें और अमेरिका में उतर जाएं और आपके पास कोई प्लानिंग ना हो, आपने इससे पहले कोई प्लानिंग ना की हो, आपने कहाँ पे रहना है, आपने कौन कौन से शहर देखने हैं, उसके लिए आपके पास होटल में बुकिंग होनी चाहिए। एयरबीएनबी बहुत ही आसान ज़राए हैं, बहुत सस्ते हैं अमेरिका के अंदर, आप उससे बुकिंग ले सकते हैं। आप सैर करना चाहते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, आपके पास ट्रेन का टिकट होना चाहिए। आप डिज्नीलैंड देखना चाहते हैं तो डिज्नीलैंड में एंट्री का टिकट या पास आपके पास होना चाहिए और उसके बाद उस शहर में आप कहाँ पे क़याम करेंगे उसकी बुकिंग या डिटेल आपके पास होनी चाहिए। अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, B1 B2 में आप बिजनेस ट्रिप भी कर सकते हैं, तो उसके लिए जो बिजनेस मीटिंग है उसकी एंट्री आपके पास होनी चाहिए, इनविटेशन आपके पास होनी चाहिए और रिहाइश का माकूल बंदोबस्त जहाँ पे आपने किया हुआ है उसकी आपके पास बुकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें जो ये प्रूव करती हैं कि वाकई में आप कुछ थोड़े से अरसे के लिए अमेरिका जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, आपका इसके अलावा कोई मकसद नहीं है, आप वहाँ मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार नहीं करेंगे। टिप नंबर 5 है, सॉरी, टिप नंबर 4, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स हैं अमेरिका के अंदर, आपके कोई रिश्तेदार हैं, आपके कोई अजीज़ हैं सॉरी, जिनको आप मेंशन, आपने DS-160 फॉर्म के अंदर मेंशन किया हुआ है, एक परसेप्शन ये होती है कि पाकिस्तान से लड़की या लड़का अमेरिका जाते हैं शादी करने के लिए। अगर उनके कोई रिश्तेदार वहाँ पे हैं तो लड़का यहाँ से विजिट वीज़ा लेकर जाता है, वहाँ पे विजिट वीज़ा का गलत इस्तेमाल करता है और वो शादी कर लेते हैं और पिटिशन फाइल कर देते हैं कि इसको ग्रीन कार्ड दिया जाए। आपने अगर रिश्तेदार या अपने दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर का तस्करा ऑलरेडी कर दिया है तो इस बात को जहन में रखना है आपने कि ये भी आपने साबित करना है वीज़ा ऑफिसर को कि आपका इस तरह का कोई प्लान नहीं है, आपकी इस तरह की कोई बाउंडिंग नहीं है किसी अजीज़ के साथ कि आप इस वीज़े का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। टिप नंबर 5 है प्रॉब्लमेटिक इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, जब आपको वीज़ा मिल गया, आप यहाँ से आपने सफ़र शुरू कर दिया,
तो आजकल अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले आपके पास अगर लैपटॉप है या आपका फ़ोन है तो वो बॉर्डर कंट्रोल अथॉरिटी या होमलैंड सिक्योरिटी वो चेक करती है, उसको उसका वो मुआयना करते हैं, आपके व्हाट्सएप को देखते हैं, आपकी फेसबुक को देखते हैं। अगर उसके अंदर कोई इस तरह का प्रॉब्लमेटिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में मिल गई तो वो आपको वहीं से वापस कर सकते हैं। अब ये क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से डिपार्ट कर रहे हैं अमेरिका के लिए, यहाँ आपके दोस्त आए हुए थे, आपने कोई सेल्फी ली है उनके साथ और किसी को नीचे मैसेज लिख के भेजा है कि ओके सी यू आफ्टर 2 ईयर्स। ये क्या साबित कर रहा है? ये साबित कर रहा है कि आप विजिट पे नहीं जा रहे बल्कि आप वहाँ पे मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने जा रहे हैं। इसी तरह आपके फेसबुक पे अगर इस तरह की कोई मटेरियल या मवाद बॉर्डर कंट्रोल को मिल गया तो वो आपको शक की बुनियाद पे साइड पे रख बुला लेंगे, आपसे बार बार दूसरे सवालात करेंगे और यकीनन आप उन सवालात में फंस जाएंगे और आपके पास उसका जवाब नहीं होगा। इसके अलावा जो आप सामान कैरी करते हैं उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आप 1 महीने के लिए अमेरिका या 1.5 महीने के लिए या 3 महीने के लिए जा रहे हैं और मकसद आपका सैर व सियाहत करना है और आपके लगेज के अंदर आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस लेटर्स हैं, आपके कपड़े 1 महीने के लिए नहीं हैं बल्कि उससे अंदाज़ा होता है कि ये आप 1 साल के लिए अपने कपड़े साथ लेके जा रहे हैं। इस तरह की कोई चीज़ अगर आपके लगेज से उनको मिल गई तो फिर वो यकीनन आपसे बार बार सवालात करेंगे और जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। इन चीज़ों का आपने बहुत ख्याल रखना है। ये 5 टिप्स थी जो मैंने आपको दी हैं। मैं आपको एक मरतबा फिर ये बावर कराना चाहता हूँ कि फ्रांस से, इटली से, सिंगापुर से, बैंकॉक से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना और पाकिस्तान से अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करना टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, टोटली डिफरेंट है। इसलिए पाकिस्तान से जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप जहन में ये चीज़ें रखें कि यहाँ पे आपकी स्क्रूटनी होती है, आपकी वेरिफिकेशंस होती हैं, एक एक चीज़ आपकी देखभाल की जाती है उसकी और उसके बाद आपको अलाउ किया जाता है। DS 160 फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलसिले में। मैं अगले 1-2 वीलॉग्स के बाद मुमकिन है बल्कि यकीनन मैं DS 160 फॉर्म फिल करने का आपको तरीका बताऊंगा और एक वीलॉग मैं करूंगा जिसमें आपको इंटरव्यू देने का तरीका बताऊंगा। कभी भी झूठ मत लिखें, आप सच लिखें। अपने फंड्स, मुनासिब फंड्स हैं आपके पास तो आप उनका तस्करा करें, बैंक स्टेटमेंट लें। एक मैं और छोटी सी आपको बात बताता चलूं कि लोग क्या करते हैं यहाँ पे जब इंटरव्यू डेट करीब आती है तो अपने दोस्तों को, अजीज़ व अकारब को कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे डाल दें। अब जब आप 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लेके जाते हैं तो वो क्या दिखाती है, उससे क्या अंदाज़ा होता है? ये वीज़ा ऑफिसर या वहाँ पे जो अमला होता है इसको बहुत अच्छी तरह जांच लेता है और वो आपको डिनाई कर देता है। तो इसलिए सच लिखें, हकीकत पर मबनी चीज़ें लिखें। अमेरिकन वीज़ा हासिल करना कोई मुश्किल नहीं है। मेरे DS 160 फॉर्म का वीलॉग का इंतज़ार करें और उसके बाद आप यकीनन अगर अमेरिकन वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर किसी को इससे फ़ायदा पहुंच सकता है तो आप शेयर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर क्वेश्चन करें। मैं जितना मुमकिन होगा उसका जवाब दूंगा आपको और मेरी ये कोशिश होगी कि मेरे वीलॉग से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको जितना फ़ायदा पहुंच सकता है वो पहुंचे। तो इस वक्त के लिए इतना ही। जहां भी हैं खुश रहें। नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।